Hello, aspirants. Welcome to the lectures of History of Modern India from the book Spectrum. We had started the new chapter, right? That is chapter 8, Socio-Religious Reform Movements. And in the last lecture, we had started a new topic, that is direction of the social reform. So today we will continue with that. And today we will talk about the work of the social reformers towards the improvement of position of the women in society. ओके सो फाइट फॉर बेटरमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ वेमेन. अब ये सोशल रिफॉर्मर्स जो हैं फाइट करेंगे वेमेन की पोजीशन को इंप्रूव करने के लिए. लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन. सो योर क्वेश्चन इज what were some of the steps taken by the social reformers for the betterment of women's position in society in the 19th and 20th centuries. ठीक है, इन दोनों सेंचुरीज को स्पेसिफिकली हम ध्यान में रख के बात करेंगे कि सोशल रिफॉर्मर्स ने क्या क्या कदम उठाए हैं. ओके सो या अब विमेन की पोजीशन है क्या आखिर सोसाइटी में, अभी क्या कंडीशन क्या है उनकी. सो दे वर अकॉर्डेड अ लो स्टेटस एंड वर कंसिडर्ड टू बी इंफीरियर एडजंक्ट्स टू मेन. वही सेम चीज, उनका ओहदा बहुत ही नीचे है अभी और इनको इंफीरियर माना जाता है मेन के कंपैरिजन में. दैट इज मेन सुपीरियर है और वुमेन इंफीरियर है विद नो आइडेंटिटी ऑफ देयर ओन. खुद की तो कोई पहचान ही नहीं है. जो आइडेंटिटी है उनकी उनके मेन से है, उनके हस्बैंड से है या उनके फादर से है. ठीक है, सो आइडेंटिटी नहीं है उनकी खुद की. So they enjoyed no scope of giving expression to their talents as they were suppressed by the practices such as पर्दा. अब अगर वो कुछ करना भी चाहें, उनका अगर उनमें अगर कोई टैलेंट भी है तो वो टैलेंट बाहर नहीं आने दिया जाता था क्योंकि कुछ रेस्ट्रिक्शंस थी उनके ऊपर. सबसे पहला एग्जांपल है पर्दा. ये आपको पर्दा करके रखना है. हिंदू रिलीजन में या हिंदू लॉज में ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि विमेन की पोजीशन को डाउनग्रेड करने के लिए. ठीक है, क्योंकि उनको हमेशा पर्दे में रहना पड़ता था. ये बिल्कुल एक रूल था कि आपको पर्दे में ही रहना है. ठीक है, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ दी एल्डर्स एंड स्पेशली इन फ्रंट ऑफ दी स्ट्रेंजर्स एंड दी आउटसाइडर्स. फिर उनकी जल्दी शादियां हो जाती थी. अब शादी जल्दी कर दोगे और एजुकेशन तो वैसे ही नहीं उनको मिल रही है तो क्या टैलेंट को शो करेंगी वो. और टैलेंट को तो तब शो कर पाएंगे ना जब उनको टाइम मिलेगा टैलेंट शो करने का. भाई घर के कामों में वो बिजी हैं, बच्चे संभालने में बिजी हैं. ठीक है, तो अर्ली मैरिज उनकी हो जाती थी. फिर विडो मैरिज पे भी बैन था, राइट? And then sati and etc and etc. So there were a lot of restrictions and foundations on the women. ठीक है, उसके बाद both Hindu and Muslim women were economically and socially dependent on male relatives. So पूरी तरीके से इकोनॉमिकली भी डिपेंडेंट है एंड फॉर अदर थिंग्स एज वेल. वो अपने हस्बैंड्स पर ही डिपेंडेंट है या अपने फादर्स पर ही डिपेंडेंट है. वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है. अगर वो कुछ अपने लिए करना भी चाहें, कुछ सोचना भी चाहें तो पॉसिबल नहीं है. सो एजुकेशन वॉज जनरली डिनाइड टू देम और उनको एजुकेशन तो जनरली मिलती ही नहीं थी. नाउ हिंदू women डिड नॉट enjoy द राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी और द टर्मिनेट एन अनडिजायरेबल मैरिज. सेकेंड चीज, वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर सकते. दैट इज उनको जिस तरीके से एक सन को अपने फादर की ज़मीन या जायदाद जो हम बोलते हैं वो मिल जाती है उनकी डेथ के बाद या उनके रहते ही, वो चीज़ वो राइट जो है किसको नहीं है, विमेन को वो राइट नहीं है. दूसरा, अगर वो अपनी शादी से खुश नहीं है, अगर अपने मैरिज से खुश नहीं है तो वो उसको टर्मिनेट नहीं कर सकती. दैट इज़ अगर वो चाहे तो डिवोर्स फाइल नहीं कर सकती. मैन को पूरा हक है. मैन चाहे तो, जैसे आपने अभी लास्ट ईयर ये बड़ा न्यूज़ में भी था ट्रिपल तलाक का केस. ठीक है, सो मुस्लिम मैन एक बार बस वो अनाउंस कर दें तलाक 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 एंड तलाक इज डन, बट सेम राइट इज नॉट एंजॉयड बाय दी वुमेन. सो मुस्लिम वुमेन कुड इनहेरिट प्रॉपर्टी बट ओनली हाफ एज मच. अब चलो मुस्लिम वुमेन के पास थोड़ा सा अधिकार है कि जायदाद उनको मिल जाएगी, ज़मीन जायदाद, लेकिन सिर्फ उतनी आधी, कितनी आधी, जितना मैन को मिलेगा उसका आधा. और डिवोर्स के मैटर्स में कोई इक्वालिटी नहीं थी, जैसे अभी हमने बताया कि वुमेन को राइट ही नहीं है डिवोर्स फाइल करने का. ठीक है, पॉलीगैमी प्रेवलेंट थी अमंग हिंदूज एज वेल एज द मुस्लिम्स. तो ये शादियां करना, कई शादियां करना, ये सदियों से चला आ रहा है. आपने इस्लामिक एम्पायर में भी देखा, हमारा जो मुगल एम्पायर था उसमें भी देखा, उससे पहले भी पॉलीगैमी बहुत ही नॉर्मल चीज़ हो गई थी. एक ही राजा के हज़ारों हज़ारों बीवियां हैं. खैर ये थोड़ा सा एग्जैजरेशन हो गया, लेकिन जनरली दे हैड मल्टीपल वाइफ्स, राइट? और ये चीज़ सिर्फ रॉयल फैमिलीज़ में नहीं होती थी. ये इसके डीप रूट्स थे. ज़्यादातर फैमिलीज़ में इसको प्रैक्टिस किया जाता था. हमने कुलिनिज्म की भी बात की थी बंगाली कल्चर में. ठीक है, उसमें भी मल्टीपल वाइफ्स थी एंड इवन इफ दी मेन इज क्वाइट ओल्ड तब भी वो छोटी छोटी बच्चों से शादी कर रहे हैं. ठीक है, सो दीज वर द रेस्ट्रिक्शंस ऑन दी और द सोशल ईवल्स वर्किंग अगेंस्ट दी वुमेन इन सोसाइटी.
सो ग्लोरिफिकेशन एज वाइफ्स एंड मदर्स, अब क्या है कि एक ही चीज़ में बस उनकी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट होती थी कि उनका जो रोल है एज वाइफ्स और एज मदर्स, अगर वो उसको प्रॉपरली उस रोल को निभा रही हैं अपना, ठीक है, तो माना जाता था कि हाँ चलो वुमेन का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, उनकी कोई इंपॉर्टेंस है। अदरवाइज दूसरे स्फेयर्स ऑफ लाइफ में, दूसरे फील्ड्स में उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं समझी जाती थी, क्योंकि जब उनको अलाउड ही नहीं था एजुकेशन रिसीव करना, तो वो दूसरे फील्ड्स को कैसे एक्सप्लोर कर पाती। इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्टेटस ऑफ द वुमेन इन द सोसाइटी वॉज कंसिडर्ड टू बी वाइटल। अब सोशल रिफॉर्मर्स को लगा कि हमको वुमेन की पोजिशन को डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, बिकॉज दे हैड दिस विजन और दे हैड दिस रियलाइजेशन दैट बिना वुमेन को आप अपग्रेड किए, उनकी पोजिशन को अपग्रेड किए, सोसाइटी में रिफॉर्म्स नहीं ला सकते। ओके, सो सोशल रिफॉर्मर्स वर्क टुवर्ड्स दिस सिंस अ रेडिकल चेंज इन द डोमेस्टिक स्फेयर। अब सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत करें उन्हीं के घर से, ठीक है। So why? Because initial socialization of the individual takes place and where a crucial role is played by a woman was the need of the hour. तो उनके घर से ही शुरू करते हैं, ऐसे कुछ बदलाव लेके आते हैं जहाँ पे चाइल्डहुड से ही जो मेल चाइल्ड है, दैट इज सन्स हैं, जो उनको ये सिखाया जा सके दैट वुमेन की पोजीशन उतनी ही इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में जितनी कि मेन की है। बिकॉज दीज पीपल देन व्हेन दे विल ग्रो अप देन दे विल ऑल्सो वर्क इन द सोसाइटी। तो उनका एक मेंटालिटी डेवलप होनी चाहिए दैट येस वुमेन हैव द इक्वल राइट्स, दे नीड टू हैव द इक्वल राइट्स, राइट। नाउ इट वॉज क्लियरली अंडरस्टूड दैट दिस चेंज वुड ट्रांसलेट इनटू रिफॉर्म्ड होम्स एंड रिफॉर्म्ड मेन। सिंपल सी बात है, अगर विमेन को आप जब घर में ही फ्रीडम नहीं मिलेगी तो वो क्या टीचिंग्स अपने बच्चों को सिखाएंगे, राइट। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उनको कुछ ऐसे राइट्स मिले, अपने घर में ही कम से कम राइट मिले, जैसे उन्हें ज़बरदस्ती पर्दा करने को ना बोला जाए, उनको सती के लिए मजबूर ना किया जाए, उनको एजुकेशन दी जाए। तो ये कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो उनके घर से शुरू होते हैं, ठीक है, सो दैट जो उनकी आगे आने वाली पीढ़ियाँ, उनके जो बच्चे हैं वो भी समझदार हों, ठीक है। So, no country whose females were sunk in ignorance could ever make significant progress in civilization। बहुत ही ट्रू बात है, जिस भी देश की फीमेल्स अगर उनको इग्नोर किया जाएगा तो सिविलाइजेशन की प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है, एंड दिस इज वेरी मच ट्रू, ठीक है। नाउ द सोशल रिफॉर्म movements, freedom struggle, movements led by the enlightened women themselves and later free India's constitution have done much for the emancipation of the women। बाद में इन्हीं सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स की हेल्प से, फिर फ्रीडम स्ट्रगल में, फिर कुछ जो एडुकेटेड वेमेन थी उन्होंने भी कुछ मूवमेंट्स स्प्रेड किए, ठीक है। सो और उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी विमेन की पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। सो रिफॉर्मर्स बेसिकली अपील्ड टू द डॉक्ट्राइन्स ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड इक्वालिटी and argued that true religion did not sanction an inferior status to women। So basically social reformers ने क्या target किया, that every human being has their individuality, अपनी खुद की एक स्वायत्तता होती है, ठीक है। सो और इक्वल है सब ह्यूमन बींग्स, आप पहले वेमेन होने से पहले, आप मैन होने से पहले, यू आर अ ह्यूमन बींग एंड ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल। सो दे आर्ग्यूड दैट रिलीजन, जो एक ट्रू रिलीजन, एक ट्रू धर्म होता है, एक सच्चा धर्म होता है, वो कभी भी अपनी वेमेन को इन्फीरियर नहीं कहेगा। तो हमारे जो ओरिजिनल रिलीजियस टीचिंग्स हैं उनमें कहीं भी वेमेन को इन्फीरियर नहीं कहा गया है, ठीक है। सो दे रेज्ड देयर वॉइस अगेंस्ट डिग्रेडिंग कस्टम्स। अब उन्होंने अपनी आवाज़ किसके खिलाफ उठाई? जो ऐसी कुरीतियाँ हैं जिन्होंने वेमेन की पोजीशन को डाउनग्रेड कर दिया, जैसे पॉलीगैमी, पर्दा, चाइल्ड मैरिज, जो बच्चों की शादियां हो रही थी, रेस्ट्रिक्शंस ऑन द विडो मैरिज, जो विडो मैरिज अलाउ नहीं हो रही थी, एंड दे वर्कड रिलेंटलेसली टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल फैसिलिटीज फॉर वुमेन। उन्होंने बहुत काम किया कि वुमेन को भी एजुकेशन मिले, उनके लिए इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। गवर्नमेंट को उन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी कन्विंस करने की कोशिश की कि आप ऐसे लॉज लेके आइए जो वुमेन के फेवर में हो, एंड propagate the usefulness of medieval feudal attitudes which required to be given up। उन्होंने कहा ये जो feudal attitude अभी तक चला आ रहा है, that is पुराने समय से जो कुछ गलत प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं वुमेन के खिलाफ, उनको बिल्कुल बंद करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो क्या स्टेप्स लिए गए वुमेन की पोजीशन को बेटर करने के लिए, एमिलियोरेट करने के लिए, दैट इज इम्प्रूव करने के लिए? तो सबसे पहले हम बात करेंगे एबॉलिशन ऑफ सती की। सती को एबॉलिश किया गया सबसे पहले। सो इसमें सबसे पहला नेम आता है आपका इंपॉर्टेंट, राजा राम मोहन रॉय जी का। इन्होंने बहुत काम किया इसके लिए, एंड देन इनके ही कुछ काम की वजह से हमको फ्रूट्स मिले दैट गवर्नमेंट डिक्लेयर द प्रैक्टिस ऑफ सती इलीगल। गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ सती बिल्कुल इलीगल है, और इसको पनिशेबल बना दिया बाय द क्रिमिनल कोड्स एज कल्पेबल होमिसाइड। इसको क्या कहा गया कि ये होमिसाइड है। होमिसाइड का मतलब
दैट इज इट्स अ मर्डर। हमने पहले भी देखा था, राजा राम मोहन रॉय जी ने कहा है दैट इट्स अ मर्डर अकॉर्डिंग टू एवरी शास्त्र, इवन शास्त्रास के अकॉर्डिंग भी सती किसी हत्या से कम नहीं है। ठीक है, फिर एक रेगुलेशन आया है 1829 का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रेगुलेशन 17 भी बोला जाता है, दिस इज रिटन एज 17। ओके, ये 1829 में आया है, ऑफ द बंगाल कोड। दिस वॉज एप्लीकेबल इन द फर्स्ट इंस्टेंस टू बंगाल प्रेसिडेंसी। सबसे पहले इस एक्ट को बंगाल में लगाया गया, उस टाइम प्रेसिडेंसी थी ये ब्रिटिश की। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे मॉडिफाई करके इसको मद्रास में और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज में भी 1830 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका रेगुलेशन ऑफ 1829, और यू ऑल्सो कॉल इट रेगुलेशन 17 1829 ऑफ द बंगाल कोड। ठीक है, नेक्स्ट इज योर फीमेल इन्फेंटिसाइड को कैसे प्रिवेंट किया गया। तो अब बच्चियों को मार देना पैदा होते ही, ये भी बहुत कॉमन था उनकी बर्थ के बाद, और ये ज़्यादातर बंगालीज, जो अपर क्लास बंगालीज थे और राजपूत्स, ये इस प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे थे। इसके अगेंस्ट में क्या लेके आए, बंगाल रेगुलेशंस ऑफ 1795 एंड 1804। तो यहाँ पे इन्फेंटिसाइड को इलीगल करार दे दिया गया और इसको भी मर्डर के इक्विवेलेंट कर दिया गया कि ये भी एक हत्या ही है। अच्छा, होती क्यों थी इन्फेंटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड? क्योंकि फीमेल्स को समझा जाता था इकोनॉमिक बर्डन, दैट इज ये हमारे ऊपर एक बोझ है, राइट। ये तो बहुत आपने मूवीज में भी सुना होगा कि लड़की बोझ होती है। शादी क्यों करते हैं, लड़की बोझ होती है। तो भाई पहले पढ़ाओ लिखाओ, उनका क्या मानना है कि पहले पढ़ाओ लिखाओ फिर शादी करो फिर दहेज भी दो। सो इकोनॉमिक बर्डन उनको समझा जाता था और आज भी समझा जाता है। सो एन एक्ट पास्ड इन 1870, फिर 1870 में एक एक्ट पास हुआ जहाँ पे ये पेरेंट्स के लिए कंपलसरी कर दिया गया कि आप बर्थ को, जो भी आपके बेबीज की बर्थ हो रही है वो सब आप रजिस्टर करेंगे और वेरिफिकेशन होगा फीमेल चिल्ड्रन का। अगर किसी लड़की की बर्थ हो रही है, लड़की का जन्म हो रहा है, उसका वेरिफिकेशन होगा कुछ सालों तक, बर्थ के बाद तक कुछ सालों तक लगातार वेरिफिकेशन होता रहेगा कि हाँ आपने उसको कहीं मार तो नहीं दिया है। और खासकर ये उन एरियाज में ज़्यादा प्रेवलेंट था जहाँ पे ये कस्टम बहुत सीक्रेसी में फॉलो हो रहा था, तो यहाँ पे इस लॉ को काफ़ी स्ट्रिक्ट किया गया। सो रिमेंबर द ईयर 1870, और उससे पहले 1795 1804 किसके लिए, फीमेल इन्फेंटिसाइड के लिए। फिर बात करते हैं विडो रिमैरिज की, इसके लिए भी कुछ रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए। ब्रह्म समाज के लिए विडो रिमैरिज हाई एजेंडा में था, ये इस पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे थे और सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज भी इसी ऑर्गेनाइजेशन ने किया। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नेम आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का। ठीक है, ये प्रिंसिपल थे संस्कृत कॉलेज के कैलकटा के। ओके, एंड हिंदू विडोज रिमैरिज एक्ट 1856 हो गया पास इन्हीं की रिफॉर्म मूवमेंट्स की वजह से। वेरी इंपॉर्टेंट, इनका नेम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसने भी मैरिज को लीगलाइज कर दिया कि विडोज की मैरिज गलत नहीं है, बिल्कुल इसको मान्यता दे दी गई। ठीक है, एंड डिक्लेयर्ड इशूज फ्रॉम सच मैरिजेस एज लेजिटिमेट, और बिल्कुल लेजिटिमेसी दे दी गई कि हाँ ये लीगली बिल्कुल करेक्ट है। नाउ विद्यासागर साइटेड वैदिक टेक्स्ट टू प्रूव दैट हिंदू रिलीजन सैंक्शन विडो मैरिज, और इन्होंने वेदास का सहारा लिया, सपोर्ट लिया। उन्होंने कहा कि वैदिक टेक्स्ट तक में लिखा हुआ है कि विडो मैरिज गलत नहीं है और हमारे हिंदू रिलीजन में भी विडो मैरिज परमिसिबल है। हम कल बात कर रहे थे ना कि सोशल रिफॉर्मर्स ने रिलीजन्स का सहारा लेके ही चेंजेस लाने की कोशिश की, तो यहाँ पे उन्होंने एक पॉजिटिव एस्पेक्ट उठाया रिलीजन का और उसकी हेल्प से विडो मैरिज एक्ट को पास कराया 1856 में। उसके बाद जगन्नाथ शंकर सेठ एंड भाऊदाजी, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोमोटर्स हैं जिन्होंने गर्ल्स स्कूल्स के लिए काम किया है। इन्होंने महाराष्ट्र में किया है। ठीक है, सो नेम याद रखने हैं, जगन्नाथ शंकर सेठ एंड भाऊदाजी। उसके बाद विष्णु शास्त्री पंडित है, इन्होंने विडो रिमैरिज एसोसिएशन 1850s में फाउंड किया है। ओके, विष्णु शास्त्री पंडित, विडो रिमैरिज एसोसिएशन 1850s में। दूसरे प्रोमिनेंट वर्कर इस फील्ड में हैं करसोनदास मुलजी, अगेन इंपॉर्टेंट नेम, जिन्होंने सत्य प्रकाश, ये एक गुजराती का न्यूज़पेपर था। ठीक है, इन्होंने सत्य प्रकाश का पब्लिकेशन शुरू किया। आई थिंक प्लीज कंफर्म इट वेदर इट वॉज अ मैगजीन और अ न्यूज़पेपर, आप इसको एक बार कंफर्म कीजिएगा। सो सत्य प्रकाश का इन्होंने गुजराती में पब्लिकेशन शुरू किया 1852 में, और यहाँ पे भी इन्होंने विडो रिमैरिज की बात कही, इस मैसेज को स्प्रेड किया कि हाँ विडो रिमैरिज गलत नहीं है। सिमिलर कुछ एफर्ट्स किए गए हैं प्रोफेसर डी के कार्वे के थ्रू वेस्टर्न इंडिया में। ठीक है, एंड बाय वीरा सलिंगम पंटलू इन मद्रास। यू हैव टू I won't say that you have to cram the names, but you should know these names. ठीक है, then Carve himself, that is Professor D.K. Carve, he himself married a widow in 1893. So he set an example, उन्होंने सोसाइटी के सामने एक एग्जाम्पल रखा कि देखिए मैंने खुद शादी की है, और इसका बहुत ही बड़ा इफेक्ट भी पड़ा था जब लोगों ने देखा कि एक इतना बड़ा सोशल रिफॉर्मर खुद एक स्टेप ले रहा है उस डायरेक्शन में, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है।
He dedicated his life to the upliftment of the Hindu widows and became the secretary of the Widow Remarriage Association. इन्होंने अपनी पूरी लाइफ विडो रिमैरिज के लिए काम किया, उनकी पोजीशन इंप्रूव करने के लिए काम किया एंड ये खुद भी विडो रिमैरिज एसोसिएशन के सेक्रेटरी बन गए. उन्होंने एक विडोज होम खोला पूना में और हाई कास्ट विडोज को उन्होंने हेल्प की बाय प्रोवाइडिंग देम विद फैसिलिटीज फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग. उनको ट्रेनिंग भी दी गई वोकेशनल स्किल्स में. ठीक है, उनको स्किल सिखाए गए, जैसे कढ़ाई हो गई, सिलाई हो गई और अलग अलग स्किल्स होते हैं, इस तरीके की चीज़ें उनको सिखाई गई. राइट ऑफ विडोज टू रीमैरिज वॉज ऑल्सो एडवोकेटेड बाय. अब इसके अलावा, इन लोगों के अलावा और कौन कौन से सोशल रिफॉर्मर्स हैं जिन्होंने काम किया इस डायरेक्शन में? दे आर BM मालाबारी, नर्मद, दैट इज नर्मदा शंकर लाभ शंकर दवे, Justice Govind Mahadev Ranade and K. Natarajan. So you have to remember these names. Questions can be asked that identify among the following who work towards the propagation of the widow remarriage. ठीक है, okay. Next is your controlling child marriage. अब जो बच्चों की शादियां हो रही थी, बाल विवाह जिसे हम कहते हैं, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए एक नेटिव मैरिज एक्ट पास हुआ. इसको सिविल मैरिज एक्ट भी कहा जाता है. 1872 में ये पास हुआ है. इट सिग्निफाइड लेजिस्लेटिव एक्शन इन प्रोहिबिटिंग चाइल्ड मैरिज. तो अब ये क्या हुआ कि अगर चाइल्ड मैरिज होता था तो इसके खिलाफ अब कार्रवाई, इस एक्ट के आने के बाद कार्रवाई होती थी. नाउ अभी क्या है, लेकिन इस एक्ट का जो इम्पैक्ट था वो बहुत ही लिमिटेड था. लिमिटेड इसलिए क्योंकि इसको हिंदूज पे, मुस्लिम्स में अप्लाई नहीं किया गया, और जो दूसरे रिकॉग्नाइज्ड फेथ्स थे जिनको मान्यता मिली हुई थी, जिनके नंबर्स ज़्यादा थे, उनके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं था. लेकिन बाद में BM मालाबारी एक पारसी रिफॉर्मर हैं, इनके वजह से एक एक्ट पास हुआ है विच इज एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891. इसमें क्या बात हुई कि गर्ल्स जो 12 साल से छोटी गर्ल्स हैं उनकी मैरिज बिल्कुल नहीं कराई जाएगी, उनका बाल विवाह नहीं होगा. सिमिलरली एक सादा एक्ट पास हुआ है 1930 में. इसमें और भी बेटर लेजिस्लेशन आया है, दैट इज एज को बढ़ा दिया गया, 18 कर दिया गया एंड 14 कर दिया गया. दैट इज 18 किसके लिए? बॉयज़ के लिए, एंड 14 किसके लिए? गर्ल्स के लिए. ये और भी अच्छी बात हो गई. ठीक है, फिर इंडिपेंडेंस के बाद एक चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट आया है 1978 में, जहां पे फिर मैरिज एज जो है वो 18 और 21 कर दी गई. 18 किसके लिए? गर्ल्स के लिए. 21 किसके लिए? बॉयज़ के लिए. सो ऑल दीज एक्ट्स आर रियली इंपॉर्टेंट, सो गो थ्रू देम वेल. ठीक है, सारे एक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं एंड द पीपल एसोसिएटेड विद देम. नेक्स्ट है आपका एजुकेशन ऑफ वुमेन. वुमेन की एजुकेशन के लिए क्या काम हुआ है? तो क्रिश्चियन मिशनरीज ने सबसे पहले एक कैलकटा फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी सेटअप की 1819 में. तो क्रिश्चियन मिशनरीज का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है. दैट इज मिशनरीज, दैट इज जो लोग जो क्रिश्चियन फेथ अपना प्रोपेगेट कर रहे थे, तो उनका भी कुछ पॉजिटिव रोल रहा है इंडियन सोसाइटी में फॉर द एजुकेशन ऑफ द वुमेन. देन एक बेथून स्कूल है जिसको JED बेथून ने बनाया. ठीक है, ये प्रेसिडेंट थे काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन कैलकटा. 1849 में इसको सेटअप किया गया. इट वॉज द फर्स्ट फ्रूट ऑफ द पावरफुल मूवमेंट फॉर वुमेन्स एजुकेशन. जो 1840s में और 1850s में वुमेन की एजुकेशन के लिए जब लड़ाइयाँ चल रही थी, ठीक है, ये मूवमेंट्स चल रहे थे, तो ये उसका एक पहला फल था. ठीक है, ये बेथून स्कूल जो है वो खोल दिया गया 1849 में. पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज एसोसिएटेड विद नो लेस देन 35 गर्ल्स स्कूल्स इन बंगाल. इनके अंदर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के अंदर एक स्कूल चल रहा था जिनमें 35 गर्ल्स वर टेकिंग एजुकेशन, और ये उस टाइम का पायनियर समझा जाता है वुमेन्स एजुकेशन का. ठीक है, फिर एक चार्ल्स वुड्स डिस्पैच है ऑन एजुकेशन 1854. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ लेते हैं एग्जाम में. यहाँ पे बात की गई फीमेल एजुकेशन की भी. जनरल एजुकेशन की तो बात चली रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट वैसे ही लॉज और एक्ट लेके आ रहे थे एजुकेशन में रिफॉर्म्स के लिए, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेस स्पेसिफिकली किसके लिए किया गया है कि फीमेल को भी एजुकेशन मिलनी चाहिए. कब आया है ये? 1854 में. फिर 1914 में एक विमेंस मेडिकल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, इसने बहुत काम किया है. नर्सेस को ट्रेन किया इसने, मिडवाइफ्स को ट्रेन किया. ठीक है, फिर इंडियन विमेन यूनिवर्सिटी है, इसको प्रोफेसर DK कार्वे ने 1916 में सेटअप किया है. इंपॉर्टेंट नेम हम ऑलरेडी देख चुके हैं DK कार्वे जी के ऊपर. ओके, सो सिमिलरली एक लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज फिर दिल्ली में. लेडी हार्डिंग तो आप सबने सुना होगा, ये तो आज भी काफ़ी पॉपुलर है. सो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली में खोला गया. तो ये कुछ वुमेन की एजुकेशन के लिए काम हुआ. इसके अलावा हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाने लगी वुमेन को. डिफरेंट हॉस्पिटल्स खुल गए जो वुमेन के लिए काम करते थे, वुमेन पेशेंट्स को जो क्योर करते थे, क्योंकि वुमेन के लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ का भी जो स्टेटस था सोसाइटी में बहुत ही डिसमल था. ठीक है, उसके बाद स्वदेशी पार्टिसिपेशन इन द स्वदेशी एंड द एंटी पार्टिसिपेशन एंड दी होम रूल मूवमेंट्स. अब
जब फ्रीडम ऑफ इंडिया के लिए, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के लिए जब स्ट्रगल्स चल रहे थे, जैसे स्वदेशी था, एंटी पार्टीशन मूवमेंट चल रहे थे, होम रूल मूवमेंट्स, हम बात करेंगे सबके बारे में आगे। इस टाइम पे अब विमेन का पार्टिसिपेशन भी हमको देखने को मिलता है इन दी ओपनिंग डेकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी। तो ये इनके लिए एक लिबरेटिंग एक्सपीरियंस था। पहली बार विमेन को लगा कि हाँ, हमें भी फ्रीडम जो है कुछ मिली है, हमारे पास भी कुछ आज़ादी है। अदरवाइज दे वर होम सेंटर्ड इंडियन वुमेन, अभी तक तो सिर्फ वो घर के चूल्हे चौके में ही बिजी थी, राइट। So after 1918 they faced lathis and bullets and were jailed during political processions। और इनकी हिस्सेदारी, इनका पार्टिसिपेशन इतना था कि जैसे बाकी रिफॉर्मर्स को जेल हो रही थी या उनकी वो मार्टियर्स हो रहे थे, दैट इज शहीद हो रहे थे, वो सब विमेन भी फेस कर रही थी। ओके, तो इनका पार्टिसिपेशन अब बढ़ गया है सोसाइटी में इन दी अदर स्फेयर्स ऑफ लाइफ, ठीक है। दे एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन ट्रेड यूनियन, किसान मूवमेंट्स, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, इन्होंने अलग अलग मूवमेंट्स में काफी पार्टिसिपेशन दिया। उन्होंने वोट भी किया, स्टूड फॉर एंड गॉट इलेक्टेड, इलेक्शंस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, इलेक्शंस में भी लड़े हैं ये लोग, कई लेजिस्लेचर्स में और लोकल बॉडीज में भी इन्होंने इलेक्शंस के लिए फाइट किया है। सरोजनी नायडू, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, शी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1925, सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन लेटर ये गवर्नर बनी थी यूनाइटेड प्रोविंसेस की। यूनाइटेड प्रोविंसेस क्या है? आज का उत्तर प्रदेश, इसको पहले यूनाइटेड प्रोविंसेस कहा जाता था। सो 1947-49 में इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद ही यूपी की गवर्नर बन गई थी और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1925 में प्रेसिडेंट भी बनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। ओके, देन 1920 के बाद इनमें विमेन में अवेयरनेस बहुत आ गई है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया है। अब विमेन्स मूवमेंट जो है और भी ज्यादा प्रोग्रेस कर रही है, और भी ज्यादा उनके हक के लिए लड़ाइयाँ की जा रही है, और बाय विमेन ओनली। कई ऑर्गेनाइजेशंस आए, इंस्टीट्यूशंस आए, जैसे ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस 1927 में बनाया गया। इसके बारे में अभी हम नीचे देखते हैं थोड़ा सा। चलिए वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर लेते हैं। विमेन के लिए क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किए गए। सबसे पहले 1910 में एक सरला देवी चौधरानी है, इन्होंने पहली मीटिंग की भारत स्त्री महामंडल की इलाहाबाद में। तो ये भारत स्त्री महामंडल आपको याद रखना है, ठीक है, 1910 की बात है। इट इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मेजर इंडियन विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। अभी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये सबसे पहला विमेन ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है जो इंपॉर्टेंट था, जो विमेन ने सेटअप किया था। जरूरी बात ही है, अभी तक आपने देखा जो रिफॉर्मर्स की हम बात कर रहे थे, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी.के. कार्वे, करसोनदास मुलजी, ये सब मेन थे, लेकिन अब सामने कौन आ रहा है? विमेन भी सामने आ रही हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इंक्लूडेड प्रमोशन ऑफ एजुकेशन फॉर विमेन, कि विमेन के लिए एजुकेशन जरूरी है। दूसरा, पर्दा सिस्टम हमको एबॉलिश करना है, और दूसरा, सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेटस जो है विमेन का वो इम्प्रूव करना है। पॉलिटिकल स्टेटस से मतलब क्या है कि पार्टिसिपेशन हो उनका लेजिस्लेचर्स में और गवर्नमेंट बॉडीज में, लॉ मेकिंग में उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। दूसरा, सोसाइटी में भी उनका स्टेटस, दैट इज जो फ्रीडम्स मेन को मिली हुई हैं वो भी मिलनी चाहिए उनको, इनको मेन के बराबर ही समझा जाना चाहिए। और इकोनॉमिक स्टेटस भी, कि हाँ इनको जॉब करने का, इनको काम करने का भी अधिकार होना चाहिए। Sarla Devi believed that the men working for women's upliftment lived under the shade of Manu. Very important lines. सरला देवी जी कहती थी कि जो men women की upliftment के लिए काम करते हैं, उनके लिए उन्होंने फ्रेज यूज किया that they lived under the shade of Manu। अब कहने का मतलब ये, देखिए हमने कल बात की थी, we discussed that मनुस्मृति में women की पोजीशन को थोड़ा सा inferior बताया गया, and that is true। but मनुस्मृति में एक बात और लिखी हुई है that women को ऑनर करना चाहिए, ठीक है, उनको आप इंसल्ट नहीं करेंगे। विमेन की पोजीशन जो है, ठीक है, भले ही सोसाइटी में डिग्रेडेबल हो, लेकिन विमेन को आपको रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। सो ये बात भी मनुस्मृति में कही गई है, लेकिन थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन लगता है कि एक तरफ आप कहते हैं कि आप उनकी रिस्पेक्ट करें, तो रिस्पेक्ट का मतलब सिर्फ एक बाहरी रिस्पेक्ट नहीं होता है। रिस्पेक्ट का मतलब ये भी होता है दैट यू आर गिविंग देम इक्वल अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि दूसरी तरफ मनुस्मृति में ये भी लिखा है कि विमेन की पोजीशन वीक है, दे आर द वीकेस्ट सेक्शंस। और यहाँ तक ये भी लिखा है मनुस्मृति में कि उनको उनकी जो ड्यूटीज बताई गई हैं उसमें ये भी लिखा है कि विमेन को अपने हस्बैंड्स को एज अ गॉड वर्शिप करना चाहिए। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी बातें हैं, मनुस्मृति की बात है, लेकिन हाँ सरला देवी जी ने कहा है कि हाँ जो लोग, जो मेन विमेन की फ्रीडम के लिए काम करेंगे, उनका स्टेटस बेटर करने के लिए काम करेंगे, दे लिव अंडर द शेड ऑफ द मनु, ठीक है, कि वो मनु की परछाई है। ओके, सो रमाबाई रानडे फाउंडेड द लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस, भारत महिला परिषद इन्होंने बनाया है रमाबाई रानडे ने, और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। मतलब नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस मेन ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके अंडर में ये भारत महिला परिषद, दैट इज लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस, बनाया गया 1904 बॉम्बे में। ओके, देन आपकी पंडिता रमाबाई सरस्वती हैं। अब आपको इनको रमाबाई रानडे से कंफ्यूज नहीं करना, ये डिफरेंट पर्सन है। इन्होंने आर्य महिला समाज का फाउंडेशन किया है
विमेन की हेल्प करने के लिए। शी प्लीडेड फॉर इम्प्रूवमेंट इन द एजुकेशन सिलेबस ऑफ इंडियन विमेन। इन्होंने कहा कि जो इंडियन विमेन की जो पढ़ाई हो रही है, औरतों की जो पढ़ाई हो रही है, उसका सिलेबस और थोड़ा सा स्टैंडर्ड उसका बढ़ाया जाए। बिफोर दी इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन कमीशन के पास जाके ये बात कही, उनके सामने ये बात रखी कि आप थोड़ा सिलेबस को जो है इंप्रूव कीजिए, सिलेबस का स्टैंडर्ड, जो सिलेबस मेन पढ़ रहे हैं वही सिलेबस आप विमेन को भी दीजिए पढ़ने के लिए। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता था कि उनको थोड़ा सा लाइट सिलेबस जो है वो दिया जाता था। ठीक है, ये क्वीन विक्टोरिया तक ये बात पहुंचाई गई। फिर मेडिकल एजुकेशन के लिए भी काम हुआ। ठीक है, विमेन की मेडिकल एजुकेशन के लिए उनको मेडिकल फील्ड में भी नॉलेज मिलनी चाहिए। फिर एक लेडी डफरिन कॉलेज की फाउंडेशन की गई। लेटर रमाबाई रानडे एस्टेब्लिश्ड अ ब्रांच ऑफ आर्य महिला समाज इन बॉम्बे। फिर बॉम्बे में इन्होंने आर्य महिला समाज की ब्रांच भी बनाई। 1925 में नेशनल काउंसिल ऑफ विमेन इंडिया में आया। ठीक है, ये एक नेशनल ब्रांच थी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ विमेन की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये इंपॉर्टेंट है कि एक इंटरनेशनल विमेन काउंसिल चल रहा था, उसी की ब्रांच इंडिया में खोली गई, नेशनल काउंसिल ऑफ विमेन इन इंडिया। ओके, देन मेहरीबाई टाटा, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसकी फॉर्मेशन में और इसकी प्रोग्रेस में, इसके एडवांसमेंट में। उन्होंने कहा कि पर्दा सिस्टम, कास्ट डिफरेंसेस और जो लैक है एजुकेशन का, ये विमेन को रोकती हैं फ्रॉम वर्किंग टू सॉल्व द सोसाइटल प्रॉब्लम्स। देखिए, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सिर्फ मेन का काम नहीं है सॉल्व करना, ये विमेन का भी काम है। और क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं मिल रही है, उनको रेस्ट्रिक्शंस है, और इसीलिए वो उस डायरेक्शन में काम नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, अदर women who held important positions on the executive committee of the council, ये जो काउंसिल बना था नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया, इसकी कमिटी में कौन कौन थे? इट इंक्लूडेड कॉर्नेलिया सरबजी, ये इंडिया की पहली लेडी बैरिस्टर थी, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉर्नेलिया सरबजी, द फर्स्ट लेडी बैरिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद है ताराबाई प्रेमचंद, एंड देन शाफी तैयब जी, ये एक मुंबई का एक लीडिंग मुस्लिम फैमिली थी, उसकी मेंबर थी। ठीक है, देन है महारानी सुचारू देवी, ये केशव चंद्र सेन की डॉटर है। अभी हम केशव चंद्र सेन के बारे में भी पढ़ेंगे, ये वॉज अ सोशल रिफॉर्मर, ये उनकी डॉटर है। बट कुछ क्रिटिक्स जो हैं जो इस चीज़ का क्रिटिसिज्म करते हैं, उन्होंने कहा दैट फिलान्थ्रोपिक स्टाइल दैट वाज बीइंग फॉलोड बाय दीज वुमेन वाज दैट ऑफ द अपर क्लास इंग्लिश वुमेन। ये बात गलत नहीं है थोड़ा कहना कि इस तरीके का जो फिलान्थ्रोपिक वर्क हो रहा था, दैट इज ये जो दान पुण्य का काम हो रहा था, ये ज़्यादातर अपर क्लास की इंग्लिश वुमेन कर रही थी। और इसमें कुछ कहना गलत नहीं है, जो पूरी सच्चाई भी नहीं है, तो ये बात पूरी गलत भी नहीं है कि ज़्यादातर जो रोल था वो किसका था? अपर क्लास वुमेन का, हाई कास्ट वुमेन का रोल था इसमें। ठीक है, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस फाउंडेड बाय मार्गरेट कजन्स इन 1927, एक ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस बना दिया गया है, मार्गरेट कजन्स ने बनाया 1927 में। और ये शायद पहला वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन था जहाँ पे इगैलिटेरियन अप्रोच रखी गई, दैट इज इक्वालिटी की बात की गई। ठीक है, नेक्स्ट, इट्स फर्स्ट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, यहाँ पे इसका पहला कॉन्फ्रेंस हुआ इस ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस का। कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स जो थे इसके फाउंडिंग मेंबर्स जिन्होंने मिलकर इस कॉन्फ्रेंस को बनाया है, इट वाज महारानी चिमनाबाई गायकवाड़, रानी साहिबा ऑफ सांगली, सरोजनी नायडू, बहुत इंपॉर्टेंट, अब क्योंकि सरोजनी नायडू जी का नाम आ गया तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस कब बना है, किसने बनाया है। नेक्स्ट है कमला देवी चट्टोपाध्याय एंड लेडी दोराब टाटा। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इस ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस का? दैट सोशल जस्टिस, इंटेग्रिटी, इक्वल राइट्स, अपॉर्चुनिटीज, इसके लिए हमें काम करना है। सोसाइटी में सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको इक्वल अधिकार होने चाहिए। ठीक है, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। नेक्स्ट, टू सिक्योर फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग द एसेंशियल्स ऑफ द लाइफ, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं लाइफ की वो सभी लोगों को मिलनी चाहिए। ठीक है, अब हम जो इगैलिटेरियन की बात कर रहे थे कि सिर्फ यहाँ पे विमेन के लिए, विमेन की पोजीशन को इम्प्रूव करने की बात नहीं करेंगे, सोसाइटी इन जनरल की बात करेंगे, जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करें, जो जनरल प्रॉब्लम्स है। ठीक है, सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, बेसिक नेसेसिटीज मिलनी चाहिए, भाई कपड़ा पानी, कपड़ा क्या बोलते हैं आप उसको, रोटी कपड़ा मकान सबको मिलना चाहिए। ठीक है, इट शुड नॉट बी डिटरमाइंड बाय द एक्सीडेंट ऑफ बर्थ और सेक्स। अब भाई ये नहीं कि आपने हाई क्लास में जन्म ले लिया तो आपको तो सब फैसिलिटीज मिल जाएंगी, और अगर आप मेन हैं तो आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और एक प्लान्ड सोशल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। सोसाइटी में वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन ले लीजिए या रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन ले लीजिए, एक प्लान्ड वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो रिच पीपल हैं उन्हीं के पास रिसोर्सेज आए जा रहे हैं, वही बस पैसा कमाए जा रहे हैं, और पुअर और भी पुअर होता जा रहा है। अब ये तो देखिए आज का एक कड़वा सच है, बिटर ट्रुथ है ये आज का, कि ये चीज़ आज भी एप्लीकेबल है, आज भी ट्रू है ये चीज़ है। पुअरर आर गेटिंग पुअरर एंड द गैप इज वाइडनिंग बिटवीन द रिच एंड द पुअर। सो फॉर दिस पर्पज, इसके लिए AIWC ने कई रिफॉर्म्स लाने की बात की, उन्होंने कई लॉज
लाने की बात की और कई लॉज लेके भी आए इंडिया इंडिपेंडेंस से पहले भी और उसके बाद भी। जैसे एक शारदा एक्ट आया, हमने देखा 1929 में। हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट आया है 1937 में, यहाँ पे कुछ अधिकार उनको प्रॉपर्टी में दिए गए, ठीक है। फिर फैक्ट्रीज एक्ट आया। फैक्ट्री एक्ट में बेसिकली क्या था कि जो वर्किंग आवर्स होते हैं, कितने घंटे काम करना है या कितनी सैलरी मिलती है, वेज जिसे हम बोलते हैं, तो उसमें क्या थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता था कि आदमियों को ज़्यादा मिल गई, औरतों को कम मिली, ठीक है, इस तरीके का। तो उसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स लाने की बात की गई, ये एक्ट पास हुआ। फिर एक हिंदू मैरिज और डिवोर्स एक्ट आया है 1954 में, इंडिपेंडेंस के बाद की बात है। फिर स्पेशल मैरिज एक्ट आया है 1954 में। हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट आया है 1956 में। देन यू हैव योर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1956, सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एक्ट 1958, मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। इक्वल रिम्यूनरेशन का मतलब वही चीज़ कि सैलरीज वेजेस इक्वल मिलनी चाहिए। डोरी दैट इज जो दहेज दिया जाता है उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। मैटरनिटी बेनिफिट्स दैट इज वुमेन हु आर प्रेग्नेंट, फिर चाइल्ड बर्थ के बाद उनको जहाँ पे भी अगर वो जॉब्स कर रही हैं तो वो जो कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट ऑफिस जो भी है वो उनको कुछ मैटरनिटी बेनिफिट्स दे, ठीक है, उनको सैलरीज उनकी ना काटी जाए अगर वो जॉब कुछ दिन के लिए लीव लेती हैं तो, या उनको और कुछ फैसिलिटीज दी जानी चाहिए, ठीक है। और जिस तरीके से व्यापार हो रहा था वुमेन का, जो इमोरल ट्रैफिक हो रहा था वुमेन का, प्रोस्टिट्यूशन जैसी एक्टिविटीज में उनको ढकेला जा रहा था, उस पर काम होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ एक्ट थे जो पास किए गए आफ्टर द इंडिपेंडेंस एज वेल एंड बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट योर वुमेन्स पोजीशन इन द सोसाइटी। बहुत फैक्ट्स हमने देखे हैं इसमें, सो डोंट वरी, ओके, जस्ट डू इट ग्रेजुअली, रिवाइज इट अगेन एंड अगेन एंड इट विल बी फाइन। और ये जो एक्ट्स हमने नीचे अभी डिस्कस किए, यू डोंट हैव टू क्रैम देम एज सच। इससे पहले जो एक्ट्स किए वो थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनका आपको जनरल आइडिया होना चाहिए क्योंकि ये इंडिपेंडेंस के बाद में पास हुए हैं, ठीक है। ओके, thanks a lot for learning with me today. Don't forget to like, share and subscribe. Meet you in the next lecture.